बिरजू काका। सुबह सुबह के वक्त मैं नाश्ते में अपने बच्चों के लिए मेथी के एक थेपले बना रही थी। मेरे बच्चों को मेथी के थेपले खाना बहुत पसंद था। अक्सर ही वो मुझसे डिमांड करके मेथी के थेपले बनवाया करते थे। नाश्ता करने के बाद बच्चे स्कूल चले गए और मैं अपने घर के कामों में लग गई। कुछ वक्त मैंने भी चाय के एक कप के साथ 2 मेथी के थेपले थाली में अपने लिए रख लिए। उन थेपलों को देखते ही मेरे दिमाग में बिरजू काका का चेहरा घूमने लगा। मुझे उनके हाथ के बने थेपले खाना बहुत पसंद था। वो जब भी अपने घर पर मेथी के थेपले बनाया करते थे तो मुझे जरूर बुलाया करते थे और ये थेपला बनाना मैंने उन्हीं से सीखा था। अब जब बात चली ही है तो फिर बिरजू काका की कहानी सुना देती। मैं कंगना अपनी माँ गौरी और पिता महेश के साथ दिल्ली के एक छोटे से शहर में रहा करती थी। मेरे घर के ठीक सामने एक छोटा सा पुराना टूटा फूटा मकान था जिसमें बिरजू काका रहा करते थे। बिरजू काका बिल्कुल अकेले थे। उनके आगे पीछे उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। वो खुद से ही अपना खाना बनाते थे, खुद से ही अपने कपड़े धोते थे और घर के अन्य काम भी वो खुद से ही किया करते थे। उम्र के साथ उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी। सर के और दाढ़ी के बाल सारे सफेद हो चुके थे। अपने कपकपाते से हाथों से वो सारा दिन कुछ न कुछ काम करते ही रहते थे। उन्हें बच्चे बहुत ज्यादा पसंद थे। अक्सर ही जब वो बाजार से अपने लिए दूध, सब्जियां या अन्य कोई सामान लेकर आते तो वो हमेशा अपने कुर्ते की जेब में बहुत सारी टॉफियां जरूर लेकर आते थे और जैसे ही गली में उन्हें बच्चे नजर आते तो अपने कुर्ते की जेब से निकालकर बिरजू काका एक एक टॉफी सभी बच्चों को दिया करते थे। मैं भी उन बच्चों में से एक थी। बिरजू काका हमेशा मुझे टॉफी दिया करते थे। उनकी वो टॉफी उस वक्त मुझे काजू कतली से भी ज्यादा अच्छी लगती थी। अक्सर ही मैं खेलते कूदते बिरजू काका के घर चली जाया करती थी। रविवार का दिन था। मैं नहा धोकर नीचे गली में बाकी बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी मुझे बिरजू काका के घर से बड़ी ही प्यारी खुशबू आने लगी। खुशबू को सूंघते सूंघते मैं बिरजू काका के घर के अंदर दाखिल हो गई तो मैंने देखा कि बिरजू काका गर्मा गर्म मेथी के थेपले बना रहे हैं। बिरजू काका ने मुझे देखा और मुस्कुराए। मैंने कहा कि आप क्या बना रहे हैं? तब उन्होंने मुझे बताया कि वो मेथी के थेपले बना रहे हैं। ये उन्होंने अपनी माँ से बनाना सीखा था। मैंने कहा कि खुशबू बहुत अच्छी है, क्या मैं भी एक थेपला खा सकती हूँ? बिरजू काका ने कहा, क्यों नहीं, आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें गर्मा गर्म थेपला बनाकर देता हूँ। मैं बिरजू काका के पास ही जमीन पर एक खाली थाली हाथ में लेकर आलती पालती मारकर बैठ गई। बिरजू काका ने जल्दी से एक गर्मा गर्म थेपला मेरी प्लेट में रख दिया। मैंने जैसे ही उस थेपले का पहला निवाला अपने मुंह में डाला, मेरे मुंह में तो मानो जैसे रसों का भंडार घुल गया था। बिरजू काका के हाथ का बना वो मेथी का थेपला बहुत ज्यादा अच्छा था। मैं आराम से बैठकर गर्मा गर्म थेपले का मजा ले रही थी। मैंने बिरजू काका से कहा कि वो अकेले क्यों रहते हैं, उनके परिवार के बाकी लोग कहाँ चले गए हैं? बिरजू काका ने बताया कि उनके आगे पीछे कोई नहीं। उनका एक बेटा था जिसने बड़े होकर उनका साथ छोड़ दिया और वो हमेशा के लिए विदेश चला गया। मुड़कर उसने फिर पीछे कभी नहीं देखा। तब से काका अकेले ही रह गए थे। बिरजू काका की ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तब मैंने बिरजू काका से कहा कि अब से आप अकेले नहीं हैं, अब से मैं हूं ना आपके साथ। बिरजू काका मुस्कुराए। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ रख दिया। थेपले का मजा लेने के बाद मैं बाहर चली गई। अब बिरजू काका के साथ हुई सारी बातें मैंने अपनी माँ को बताई। रात का समय था। माँ और पापा खाना खा रहे थे। माँ ने मुझे पहले ही खाना खिलाकर मेरे कमरे में भेज दिया था। तभी मेरे कानों में मम्मी पापा के बातें करने की आवाज आ रही थी। मेरी माँ मेरे पिताजी से बोल रही थी कि न जाने वो कैसे बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता का सहारा बनने की जगह उन्हें इस उम्र में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। बेचारे बिरजू काका कितनी मेहनत करते हैं। जहां इस बुढ़ापे में उन्हें सहारे की जरूरत है, आराम की जरूरत है,
वहां उन्हें इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। पिताजी बोले कि अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमने तो बहुत बार बिरजू काका से कहा है कि वो हमारे यहाँ खाना खा लिया करें, लेकिन वो बड़े ही ईमानदार और खुददार है। उनका मानना है कि जब तक हाथ पैर सही सलामत है तब तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। मैं अपनी मम्मी पापा की सारी बातें सुन रही थी। छोटी उम्र में मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मैं इतना जरूर जान गई थी कि बिरजू काका के जीवन में एक परिवार की कमी है और मैं उनका परिवार बनना चाहती थी। अब मेरे पास जितना भी समय होता मैं बिरजू काका के साथ बिताने लगी थी। बिरजू काका मुझे अपने बचपन की, अपने बेटे की कई बातें बताया करते थे। उनकी बातों से मालूम होता था कि उन्हें अपने बेटे की कितनी ज्यादा याद आती है। जब कभी भी वो किसी बूढ़े व्यक्ति को अपने बेटे के साथ उसकी मदद करते हुए देखते तो उनकी आंखों में पानी आ जाया करता था। भले ही वो किसी से ये बात नहीं कहते थे, पर अंदर ही अंदर उनका दिल हर दिन अपने बेटे को याद करके टूट जाता था। लेकिन वो कैसा बेटा था जिससे अपने माता पिता की एक बार भी याद नहीं आई, जिसने मुड़कर कभी उन्हें नहीं देखा। ये सोचकर मुझे गुस्सा भी आ जाया करता था। बिरजू काका मुझसे मेरी पढ़ाई के सिलसिले में अक्सर ही बातचीत किया करते थे। वो मुझे हमेशा कहते थे कि पढ़ लिख कर मैं एक अच्छी इंसान बनूं, कभी भी अपने माता पिता का सर किसी भी बात से झुकने न दूं। मैं हमेशा उनकी हर बात को बड़ी बारीकी से और बड़े ध्यान से समझा करती थी। अब जहां सब बच्चों को एक टॉफी मिलती थी, मुझे 2 टॉफियां मिलने लगी थी। मुझे हर शाम बिरजू काका के बाजार से आने और उनसे टॉफी लेने का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहा करता था। वक्त गुजरने के साथ साथ बिरजू काका और भी ज्यादा बूढ़े होते जा रहे थे। उनका बूढ़ा शरीर अब धीरे धीरे झुकने लगा था। चलने के लिए उन्हें अब एक लाठी का सहारा लेना पड़ता था। कभी कभी मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें चलने में मदद भी किया करती थी। मेरे माता पिता ने कभी मुझे बिरजू काका के आसपास जाने या उनकी मदद करने से रोक टोक नहीं की थी, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं जानते थे कि जिस प्यार के लिए शायद बिरजू काका इस बुढ़ापे में तड़प रहे हैं, वो प्यार शायद उन्हें मुझसे मिल रहा है। उनके जीवन में संतान की जो एक कमी थी, कहीं न कहीं मेरे आ जाने से उस कमी की थोड़ी बहुत पूर्ति तो हो ही गई थी। गुजरते वक्त के साथ मेरा जन्मदिन आ गया। मैंने अपने सभी दोस्तों के साथ बिरजू काका को भी अपने जन्मदिन पर बुलाया था। मैं हाथों में चाकू लिए केक काटने के लिए तैयार खड़ी थी, पर अभी तक जन्मदिन की पार्टी में बिरजू काका नहीं आए थे। माँ ने कहा कि सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से केक काट दो। मैंने कहा नहीं, जब तक बिरजू काका नहीं आते तब तक तो मैं केक नहीं काटूंगी। पिताजी नीचे गए तो उन्होंने देखा कि बिरजू काका के घर पर ताला लगा हुआ है और वो घर पर नहीं है। उन्होंने आकर ये बात मुझे बताई। जन्मदिन वाले दिन भी मेरे चेहरे पर ये बात सुनकर उदासी छा गई कि यहाँ सब तो हैं, लेकिन बिरजू काका क्यों नहीं है। जैसे तैसे सबके जोर जबरदस्ती करने पर मैं चाकू को केक के आर पार करने वाली थी, तभी मुझे सामने से हाथों में एक छोटा सा तोहफा लेकर आते हुए बिरजू काका नजर आए। उनको देखते ही मेरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। मेरे माता पिता भी बिरजू काका को वहां देखकर बहुत खुश हो गए। मैंने खुशी खुशी अपने जन्मदिन का केक काटा और अपने माता पिता को केक खिलाने के बाद मैं भागकर बिरजू काका के पास गई। उनके पैर छूकर मैंने आशीर्वाद लिया और उन्हें केक खिलाया। उस वक्त बिरजू काका की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने प्यार से मुझे अपना आशीर्वाद दिया और मेरे छोटे छोटे हाथों में अपना लाया हुआ वो तोहफा दिखा दिया। मैंने जल्दी से बड़े ही उत्साह से उस तोहफे को खोला तो उसके अंदर एक बहुत सुंदर फ्रॉक था। माँ ने बिरजू काका से कहा कि ये सब लाने की क्या जरूरत थी। बिरजू काका ने कहा कि मेरी इकलौती पोती का जन्मदिन, उसके लिए उसके काका कोई तोहफा न लेकर आए, ये कैसे हो सकता है। उनके मुंह से ये शब्द सुनते ही मेरा दिल खुशी से झूम उठा कि जितना प्यार मैं काका से करती हूँ, उतना ही प्यार वो भी मुझसे करते हैं। इसके बाद हम सब ने मिलकर खाना खाया और पिताजी बिरजू काका को उनके घर छोड़कर आए। बिरजू काका की दी हुई इस फ्रॉक को मैं बड़े चाव से पहना करती थी। एक सुबह जब मैं उठी
तो मैंने देखा कि मेरे माता पिता घर पर नहीं है। मैंने इधर उधर उन्हें ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिले। मैं भागकर घर की बालकनी पर गई तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी नीचे एम्बुलेंस के पास खड़े हुए हैं और मेरी माँ बिरजू काका के घर को ताला लगा रही है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नंगे पांव भागती भागती मैं नीचे गई पर मेरे नीचे पहुंचते तक मेरे पिताजी एम्बुलेंस में बैठकर वहां से जा चुके थे। मैं माँ के पास गई और मैंने सवाल किया कि पिताजी कहाँ गए और आप बिरजू काका के घर पर ताला क्यों लगा रही हैं। माँ ने मुझे बताया कि बिरजू काका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उन्हें इमरजेंसी में अस्पताल ले जा रहे हैं। माँ की ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा कि मेरे बिरजू काका ठीक तो हो जाएंगे ना। माँ ने मेरी आंखों से बहते हुए आंसू को साफ किया और कहा कि चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे पापा बिरजू काका की पूरी मदद करेंगे। सुबह से शाम हो गई थी, न पिताजी घर आए थे और न ही बिरजू काका घर आए थे। मैं बार बार माँ से बिरजू काका के घर आने के बारे में पूछ रही थी। शाम के समय पिताजी ने माँ को फोन किया और कहा कि वो मुझे लेकर जल्दी से अस्पताल में आ जाए। माँ ने देरी न करते हुए जल्दी से घर को ताला लगाया और मुझे लेकर उस अस्पताल में गई जहां बिरजू काका भर्ती थे। हॉस्पिटल का वो नजारा देखकर तो मेरे होश उड़ गए। बिरजू काका के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। बहुत सारे डॉक्टर और नर्स उनके आसपास खड़े हुए थे। ग्लूकोज की नली उनके हाथ पर लगी हुई थी। अपने बिरजू काका को ऐसा देखकर मेरा नन्हा दिल बहुत ज्यादा रो रहा था। पिताजी डॉक्टर से कुछ बातें कर रहे थे। इसके बाद मेरे पिताजी मुझे और माँ को अंदर बिरजू काका के पास ले गए। पिताजी ने बिरजू काका से कहा कि मैं आ गई। बिरजू काका ने धीमे से अपना हाथ उठाकर मुझे अपने पास आने को कहा। मैं रोते रोते उनके पास चली गई। उन्होंने बड़े ही प्यार से धीरे से मेरे चेहरे को स्पर्श किया। शायद से वो उठकर मुझे गले लगाना चाहते थे पर उनके शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ सके। उनकी आंखों में मैं उस वक्त बिल्कुल साफ साफ इस बात को पढ़ सकती थी। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से मुझे कहा कि मेरे मैथी के थेपलों की याद तुम्हें हमेशा आएगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तुमने मेरे जीवन में मुझे खुशी के वो पल दिए हैं जिनको मैं सदा तरसता था। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। बस आखिरी बार मैं तुम्हें देखना चाहता था। अब मैं आराम से इस दुनिया से जा सकता हूँ। इतना कहकर बिरजू काका की आंखों से आंसू गिरे और उन्होंने आंखें बंद कर ली और फिर कभी उन्होंने उन आंखों को नहीं खोला। बिरजू काका हम सबको छोड़कर जा चुके थे। मेरी माँ और पिताजी फूट फूट कर वहीं रोने लग गए थे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया। कल तक बिरजू काका मेरे साथ खेल रहे थे, बात कर रहे थे। आज वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए भगवान के घर जा चुके थे। एक पल को तो मेरे लिए इन बातों पर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। मेरे माता पिता ने अपना कर्तव्य समझते हुए पूरे विधि विधान के साथ बिरजू काका का अंतिम संस्कार कर दिया। मेरे माता पिता हर साल बिरजू काका की बरसी मनाते हैं। आज मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए हैं। मैं अपने जीवन में कहां से कहां आ गई हूं, लेकिन आज भी बिरजू काका की वो यादें मेरे दिल में इस कदर बसी हुई हैं जैसे मेरे माता पिता का प्यार। उनकी ये बात कि उनके मैथी के थेपले की मुझे सारी जिंदगी याद आएगी। वो सच थी और आज भी यही हो रहा था। काश कि जीवन में ये मिलना बिछड़ना कभी लिखा ही न होता। उम्र की कोई सीमा ही नहीं होती तो शायद आज मैं अपने बच्चों को अपने बिरजू काका से मिलवाती और उनके हाथ के बने हुए मैथी के थेपले अपने बच्चों को खिलाती। पर किस्मत के हाथों मजबूर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे जीवन में बिरजू काका की यादों के सिवा और कुछ भी नहीं है। मैं बस अपनी बातों के जरिए ही बिरजू काका का एक शब्द चित्र अपने बच्चों को बता सकती हूँ और आज भी भगवान से दुआ करती हूँ कि वो जहाँ भी हों खुश रहे।